नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है रिया शर्मा नाम की एक युवा भारतीय यूट्यूबर की। हाँ। और उनकी सऊदी अरब की यात्रा की। और मजे की बात यह है कि ये यात्रा ठीक उस वक्त हुई जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ था। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक ट्रैवल ब्लॉग लेख से है। उसका शीर्षक है जियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अ यूट्यूबर्स सऊदी अरेबिया जर्नी। अच्छा। और ये बताता है कि कैसे @RiaWorldWonders नाम की ये जो कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए ही इस पूरे बड़े भू राजनीतिक बदलाव को न सिर्फ देखा बल्कि अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी किया। वाह। तो आज का हमारा मकसद है इसलिए की कहानी को थोड़ा बारीकी से समझना। बिल्कुल। देखते हैं कि कैसे एक आम सी लगने वाली यात्रा एक असाधारण अनुभव बन गई। रिया ने क्या देखा, क्या महसूस किया और उसने अपनी कहानी से दुनिया को क्या दिखाया। चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो कहानी शुरू होती है रिया शर्मा से। 24 साल की हैं, मुंबई से, और उनका यूट्यूब चैनल है @RiaWorldWonders। हाँ, और ये चैनल ऐसी यात्रा कहानियों के लिए जाना जाता है जिनमें थोड़ा भू राजनीति का पुट होता है, थोड़ा हटके। सही। तो सितंबर 2025 के आसपास उन्हें सऊदी अरब जाने का सुझाव मिला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरू में वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। अच्छा, क्यों? उनको लगा अरे ये तो शायद वही विजन 2030 वाला कोई आम सा टूरिज्म पीस होगा जैसे कई लोग बना रहे थे। हाँ, न्योम, रेड सी प्रोजेक्ट, ये सब। हाँ, वही सब। उन्हें लगा कुछ अलग नहीं होगा, शायद कुछ खास नहीं। बिल्कुल। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सारे समीकरण बदल दिए। हाँ, एकदम। खबर थी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी एक रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता, उस पर दस्तखत हुए। हाँ, ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। सही। और अचानक रिया की यात्रा का मतलब ही बदल गया। अब वो सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉगर नहीं थी, देखने की बात नहीं रही। ये तो इतिहास को करीब से देखने का मौका बन गया। बिल्कुल, बदलते इतिहास को। तो इस खबर के 3 दिन बाद रिया रियाद पहुंची, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सारा कैमरा इक्विपमेंट, परमिट्स, हाँ, सब तैयार। हाँ, उनका प्लान था रियाद के चमकते टॉवर्स से लेकर अल-उला के प्राचीन खंडरों तक जाने का। रियाद पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि शहर में एक अलग किस्म की ऊर्जा है। ये वो माहौल नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अच्छा, कैसा माहौल था? जैसा उन्होंने बाद में अपने चैनल पर बताया भी, ये सिर्फ पर्यटन के लिए दरवाजे खोलता शहर नहीं लग रहा था, बल्कि एक राजधानी शहर था जो दुनिया के मंच पर अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा था। एक अलग ही वाइब थी। ये दिलचस्प है। तो उन्होंने वहां क्या देखा जो इस बदली हुई ऊर्जा का संकेत दे रहा था? कुछ खास? हाँ, सबसे पहले उन्होंने डिप्लोमेटिक क्वार्टर का रुख किया। वहाँ उन्होंने देखा कि कई दूतावासों पर सऊदी झंडों के साथ साथ पाकिस्तानी झंडे भी लहरा रहे थे। ओहो। और सिक्योरिटी भी सामान्य से कहीं ज्यादा कड़ी लग रही थी। ये छोटे छोटे संकेत थे पर महत्वपूर्ण। अच्छा, यानी माहौल में तनाव नहीं पर कुछ अहम जरूर चल रहा था, ये महसूस हो रहा था। सही कहा। उन्होंने अपने कैमरे से इन नजारों को कैद किया। ये वो सूक्ष्म संकेत थे जो बता रहे थे कि शहर एक बड़ी खबर को हजम कर रहा है। उस शाम जब वो होटल में फुटेज देख रही थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं बल्कि इतिहास को बनते हुए रिकॉर्ड कर रही हैं। हाँ, उनकी यात्रा का फोकस बदल चुका था। इसके बाद उनका अगला पड़ाव था न्योम का सिंदाला द्वीप। ये तो वही $500 बिलियन वाला मेगा प्रोजेक्ट है। हाँ बिल्कुल, जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। इस नए माहौल में वहाँ जाना कैसा रहा होगा? सिंदाला द्वीप तक पहुँचना भी अपने आप में अनुभव था। पहले न्योम बे एयरपोर्ट तक फ्लाइट, फिर हेलीकॉप्टर ट्रांसफर। लेकिन अब ये सिर्फ एक भविष्यवादी प्रोजेक्ट नहीं लग रहा था। हाल की घटनाओं ने, उस रक्षा समझौते ने इसे एक नया आयाम दे दिया था, एक नया मतलब। वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर सारा अल महमूद से हुई। वो एक सऊदी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विद्वान थी। हाँ, डॉक्टर सारा भी उस डेवलपमेंट को देखने आई थी। और जब वे उस शानदार सुपर यॉट मरीना के पास टहल रहे थे, तो डॉक्टर सारा ने समझाया, आप जो यहाँ देख रहे हैं ये सिर्फ पर्यटन का ढांचा नहीं है, ये सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। सॉफ्ट पावर, इसका क्या मतलब है यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में? सॉफ्ट पावर का मतलब है सैन्य या आर्थिक दबाव के बजाय सांस्कृतिक या वैचारिक तरीकों से प्रभाव डालना। अच्छा। डॉक्टर सारा का कहना था कि जब सऊदी अरब ऐसी जगहों पर विश्व नेताओं की मेजबानी करता है
तो इससे कूटनीतिक बातचीत का माहौल और तरीका ही बदल जाता है। एक तरह से अपनी क्षमता और विजन का प्रदर्शन। बिल्कुल, ये वही है। यानी लग्जरी के साथ साथ रणनीति भी चल रही थी वहाँ। हाँ, और रिया के कैमरे ने इस नज़ारे को भी कैद किया। पाकिस्तानी व्यवसायी थे, यूरोपियन निवेशक थे, सब सुविधाओं का जायजा ले रहे थे और सभी सऊदी अरेब की इस भव्यता और महत्वाकांक्षा से कह सकते हैं प्रभावित दिख रहे थे। अच्छा। और डॉक्टर सारा ने ये भी जोड़ा कि ये जो समझौते की टाइमिंग थी ना, हाँ। ये कोई संयोग नहीं है। सऊदी अरब दुनिया को दिखा रहा था कि वो एक ही समय में क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी भी दे सकता है और एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल भी बन सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता इन दोनों ही भूमिकाओं में उसकी स्थिति को मजबूत करता है। एक तीर से दो निशाने। वाह, ये तो काफी गहरी बात है। नियोम के बाद रिया कहाँ गई? अलूला। हाँ, इसके बाद वो पहुंची अलूला, जो अपने प्राचीन नबाती मकबरों के लिए मशहूर है। वो तस्वीरें देखी हैं, अद्भुत जगह। बिल्कुल, ये जगह हजारों सालों से सभ्यताओं के मिलन का केंद्र रही है और यहाँ उनकी मुलाकात एक दिलचस्प शख्स से हुई, अहमद कुरैशी। अहमद कुरैशी, ये कौन थे? अहमद लाहौर के एक पाकिस्तानी पुरातत्व छात्र थे। अच्छा। वो किंग सऊदी यूनिवर्सिटी में एक नई स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे, जिसकी घोषणा रक्षा समझौते के कुछ ही दिनों बाद हुई थी। अरे वाह, मतलब एक छात्र जो सीधे तौर पर इस भू राजनीतिक बदलाव से जुड़ा हुआ था। हाँ बिल्कुल, सोचिए। ये तो सचमुच दिलचस्प है। रिया ने उनसे क्या बात की, क्या पूछा? जब वे हेगरा के उन प्राचीन मकबरों को देख रहे थे तो अहमद ने बताया, लाहौर में मेरा परिवार पूछ रहा है कि क्या मैं अब यहाँ ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। हाँ, ये तो सवाल बनता है। हाँ, लेकिन अहमद ने कहा, सच कहूँ तो मैं हमेशा सऊदी अरब में सुरक्षित महसूस करता था। जो बदला है वो है हमारे देशों के बीच वो साझेदारी की भावना। यानी सुरक्षा से ज्यादा अपनेपन का एहसास बढ़ा था, एक कनेक्शन। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी समझाया कि ये समझौता सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या इसमें? इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान है, आर्थिक सहयोग भी शामिल है। उन्होंने कहा, हम जैसे युवाओं के लिए ये ऐसे दरवाजे खोलता है जो पहले बंद थे। ये बहुत अहम बात है। हाँ, और रिया ने इस बातचीत को एलिफेंट रॉक के मशहूर नज़ारे के साथ फिल्माया और दर्शकों ने अहमद की बातों में काफी दिलचस्पी दिखाई। क्यों? क्योंकि वो ये समझ पा रहे थे कि कैसे एक बड़ा समझौता आम छात्रों और कामगारों की जिंदगी पर असर डाल रहा था। ये सिर्फ सरकारों के बीच की बात नहीं थी। सही कहा, ये दिखाता है कि लोग सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानियां और उनके मतलब भी जानना चाहते हैं। अलूला के बाद अगला पड़ाव था रेड सी प्रोजेक्ट। यहाँ रिया को सऊदी अरब के रणनीतिक बदलाव की एक और परत देखने को मिली। ये सिर्फ लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाने के बारे में नहीं था, तो फिर ये पर्यावरण नेतृत्व के बारे में भी था, खासकर एक ऐसे क्षेत्र में जो जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। पर्यावरण नेतृत्व रक्षा समझौते के संदर्भ में ये कैसे जुड़ता है, ये थोड़ा समझाएंगे? वहीं उनकी मुलाकात कैप्टन फातिमा अल राशिद से हुई। वो एक समुद्री जीव विज्ञानी थी और कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानों को बचाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रही थी। अच्छा। उन्होंने समझाया, जब सऊदी अरब रक्षा समझौते करता है तो पर्यावरण सुरक्षा भी उस पैकेज का हिस्सा होती है। उनका कहना था, जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करता है। हमारे कोरल रीफ, हमारे पानी के स्रोत, ये सब हमारी व्यापक सुरक्षा चिंताओं से जुड़े हुए हैं। ये तो एक बिल्कुल अलग नजरिया है। सुरक्षा मतलब सिर्फ सेना और हथियार नहीं। बिल्कुल। और क्या रिया के दर्शकों ने इसे समझा? हाँ, बताएं। बहुत खूब समझा। रिया की पानी के नीचे मूंगे की चट्टानों की फुटेज वायरल हो गई। 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। वाह, लेकिन कमाल की बात ये थी कि कमेंट सेक्शन में लोग समुद्री जीवन से ज्यादा भू राजनीति पर बहस कर रहे थे। सच में? हाँ, एक दर्शक ने लिखा, एट रिया वर्ल्ड वंडर्स, इसीलिए सऊदी पाकिस्तान डील मायने रखती है। ये सिर्फ पारंपरिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। कमाल है, मतलब लोग कड़ियों को जोड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल। इसके बाद रिया जद्दा पहुंची। वहाँ उन्होंने आम लोगों से बात करने की कोशिश की होगी। हाँ, जद्दा के ऐतिहासिक अल बलद जिले में उन्होंने आम सऊदियों से बात की। ये हमेशा दिलचस्प होता है कि जमीनी हकीकत क्या है, लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल, और ये बातचीत अरबी में हुई, जिसे बाद में अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ दिखाया गया। इससे उन आवाज़ों को मंच मिला जो अक्सर
मुख्य धारा की मीडिया कवरेज में खो जाती हैं। तो क्या कहा लोगों ने इस समझौते के बारे में, क्या राय थी? नौरा एक 28 साल की शिक्षिका थी जो बाजार में मिली। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन ये समझौता कुछ अलग महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम भविष्य के लिए मिलकर कुछ मजबूत बना रहे हैं। एक उम्मीद की भावना। हाँ। और युवा पीढ़ी का क्या नजरिया था, उनसे भी बात हुई? हाँ, जेद्दा कॉर्निश के पास एक मॉडर्न कैफे में रिया कुछ युवा सऊदियों से मिली। पाकिस्तान समझौते पर उनके विचार काफी नपे तुले थे। जैसे? मोहम्मद एक 26 साल के युवा थे, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करते थे। उन्होंने कहा, ये विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक विविधीकरण भी। रणनीतिक विविधीकरण यानी अपनी सुरक्षा या विदेश नीति के लिए किसी एक देश या गुट पर निर्भर न रहना, अपना रास्ता चुनना। बिल्कुल सही। मोहम्मद ने कहा, हम अपनी सुरक्षा के लिए अब सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख रहे हैं। ये दिखाता है कि युवा पीढ़ी इसे सऊदी अरब की एक सोची समझी स्वतंत्र विदेश नीति के कदम के तौर पर देख रही थे। पूरी यात्रा के दौरान रिया के लिए एक चुनौती रही होगी। एक तरफ उन्हें आकर्षक ट्रैवल कंटेंट बनाना था, हाँ, दूसरी तरफ इतने गंभीर भू राजनीतिक विषय को संभालना था। उन्होंने ये संतुलन कैसे बनाया? ये वाकई मुश्किल था, लेकिन रिया ने एक स्मार्ट तरीका अपनाया। क्या? उन्होंने सीधे सीधे पॉलिसी का विश्लेषण करने के बजाय मानवीय कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि कैसे बड़े बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम आम लोगों की जिंदगी को छूते हैं, जैसे अहमद की कहानी, नौरा की या मोहम्मद की। ये तरीका उनके युवा दर्शकों को जो दुनिया में रुचि रखते हैं बहुत पसंद आया। और उन्होंने दूसरे क्रिएटर्स के साथ भी काम किया है ना? कुछ कोलैबोरेशन। हाँ, उनका एक वीडियो ज़ारा खान के साथ था। वो एक पाकिस्तानी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थी। रियाद मेट्रो से उन्होंने जॉइंट इंस्टाग्राम लाइव किया। ज़ारा ने बताया कि इस समझौते के बाद पाकिस्तानी क्रिएटर्स सऊदी अरब में ज्यादा कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं। और सऊदी क्रिएटर्स पाकिस्तान जाने में? हाँ, बिल्कुल। और सऊदी क्रिएटर्स पाकिस्तान आने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने इस पर बात की कि कैसे युवा लोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान उन दूरियों को कम कर सकते हैं जिन्हें सरकारें कभी-कभी नहीं कर पाती। ये बहुत अच्छी बात है। एक और अहम सवाल, क्या ये यात्रा स्पॉन्सर्ड थी? क्योंकि ऐसे संवेदनशील विषयों पर विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। रिया ने अपनी यात्रा का खर्चा खुद उठाया था। हाँ, ये बात जरूर है कि सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने कुछ जगहों तक पहुंचने में मदद जरूर की, लेकिन रिया ने साफ किया कि कंटेंट पर पूरा नियंत्रण उनका अपना था। ये जरूरी था बताना। बिल्कुल। उन्होंने अपने आखिरी वीडियो में इस पर जोर भी दिया और ये पारदर्शिता उनके दर्शकों के लिए बहुत मायने रखती थी, खासकर ऐसे समय में जब सरकारी प्रायोजित कंटेंट पर सवाल उठते हैं। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि व्यावसायिक अवसरों और पत्रकारिता की ईमानदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो रिया ने अपनी इस पूरी यात्रा और अनुभवों को समेटते हुए क्या बड़ा निष्कर्ष निकाला? क्या उन्होंने सऊदी पाकिस्तान समझौते को किसी बड़े परिप्रेक्ष्य में रखा? बिल्कुल। उन्होंने अपनी सीरीज में समझौते को सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं दिखाया, बल्कि इसे मध्य पूर्व में हो रहे व्यापक बदलावों के संदर्भ में रखा। उन्होंने विशेषज्ञों, स्थानीय शिक्षाविदों और आम लोगों से बात करके ये तस्वीर पेश की कि कैसे इस क्षेत्र की मध्यम शक्तियां, मिडिल पावर्स जिन्हें कहते हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपने तरीके से नया आकार दे रही हैं। यानी अब बड़ी शक्तियों के भरोसे रहने के बजाय खुद पहल कर रही हैं, अपने हित देख रही हैं। हाँ, बिल्कुल। अपने अंतिम वीडियो में उन्होंने यही कहा, मैंने सऊदी अरब में जो देखा वो सिर्फ एक रक्षा समझौते के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि कैसे मध्यम शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बदल रही हैं। सऊदी अरब अब महान शक्तियों का इंतजार नहीं कर रहा कि वो उसकी सुरक्षा तय करे, वो अपने खुद के गठबंधन बना रहा है। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इस सीरीज का असर कैसा रहा? लोगों ने इसे कैसे लिया? व्यूज वगैरह? जबरदस्त। सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिलाकर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। अरे वाह। हाँ, खासकर दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और दुनिया भर में फैले युवा प्रवासी समुदायों ने इसे हाथों हाथ लिया। अच्छा। कमेंट्स में लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा नजरिया चाहिए था जो मुख्य धारा की मीडिया की सिर्फ हेडलाइन से आगे जाए। एक कमेंट था, हमें असलियत दिखाने के लिए शुक्रिया। आपने हमें दिखाया कि लोग इन बदलावों को कैसे जी रहे हैं, मतलब जमीनी हकीकत। सही। और क्या जानकारों ने भी नोटिस किया? हाँ, यहाँ तक कि विदेश नीति के जानकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी इस सीरीज पर ध्यान दिया। जाहिर है, पेशेवर तौर पर ये रिया के लिए बड़ी कामयाबी थी, लेकिन क्या इस यात्रा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से या एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी बदला? हाँ, बिल्कुल।
इस यात्रा ने कंटेंट बनाने के उनके तरीके को ही बदल दिया। कैसे? उन्हें समझ आया कि ट्रैवल कंटेंट सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा का भी माध्यम बन सकता है। ये व्यक्तिगत कहानियों और भू राजनीतिक विश्लेषण के बीच एक पुल का काम कर सकता है। उन्होंने इसे शायद नागरिक पत्रकारिता या सिटीजन जर्नलिज्म का एक रूप कहा। हाँ, उन्होंने बाद में सोचा, मैं सऊदी अरब ये सोचकर गई थी कि मैं सामान्य यात्रा कंटेंट बनाऊंगी जिसमें थोड़ा समाचार का एंगल होगा। लेकिन मैंने पाया कि यात्रा अगर जिम्मेदारी से की जाए तो नागरिक पत्रकारिता का एक रूप हो सकती है। ये दर्शकों को मानवीय कहानियों के जरिए जटिल वैश्विक मुद्दों को समझने में मदद कर सकता है। और उन्होंने इस नए अंदाज को भू राजनीतिक यात्रा सामग्री या जियोपॉलिटिक ट्रैवल कंटेंट का नाम दिया। सही कहा। उन्होंने महसूस किया कि खासकर जेनजी दर्शक ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स दुनिया के अहम मुद्दों पर बात करें, लेकिन उबाऊ तरीके से नहीं। हाँ बिल्कुल, दिलचस्प और मानवीय तरीके से। उनके लिए सऊदी पाकिस्तान समझौता सिर्फ एक खबर नहीं थी बल्कि ये समझने का एक लेंस था कि दुनिया कैसे बदल रही है। यात्रा के बाद भी इस सीरीज का असर बना रहा, मतलब लोग देखते रहे। हाँ, यात्रा के 6 महीने बाद भी रिया की सऊदी सीरीज उनकी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सामग्री बनी रही। अच्छा। इसने दिखाया कि युवा कंटेंट क्रिएटर्स भी जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों की समझ बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बस कहानी कहने का अंदाज सही होना चाहिए। और शायद दूसरों को भी प्रेरणा मिली होगी इससे, दूसरे क्रिएटर्स को। बिल्कुल, उनकी कहानी ने दूसरे क्रिएटर्स को भी प्रेरित किया कि वे अपनी यात्राओं को ज्यादा गहराई और क्या कहते हैं जागरूकता के साथ देखें। रिया का निष्कर्ष था कि सबसे अच्छी यात्रा सामग्री सिर्फ जगहें नहीं दिखाती बल्कि ये दिखाती है कि वो जगहें हमारी दुनिया की बड़ी कहानी में कहाँ फिट होती है। हाँ, सऊदी अरब ने उन्हें सिखाया कि हर मंजिल का एक भू राजनीतिक संदर्भ होता है और अक्सर वही संदर्भ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है। तो ये थी रिया शर्मा की असाधारण यात्रा की कहानी, कैसे एक सामान्य लगने वाली ट्रिप एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है और एक कंटेंट क्रिएटर हमें एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को मानवीय नजरिए से देखने में मदद करती है। इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, अगर समेटना हो तो? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, आज के दौर में भू राजनीतिक घटनाएं सिर्फ अखबारों या टीवी स्टूडियो तक सीमित नहीं है, वो हमारे यात्रा अनुभवों को भी गहराई से आकार दे सकती हैं, जैसा रिया के साथ हुआ। सही। दूसरी, सॉफ्ट पावर का खेल अब सिर्फ सरकारें नहीं खेलती। नियोम जैसे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि कैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी कूटनीति और देश की छवि बनाने का जरिया बन सकते हैं। और तीसरी और शायद सबसे अहम, कि दर्शक, खासकर युवा पीढ़ी, अब कंटेंट क्रिएटर से सिर्फ सतही मनोरंजन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि क्रिएटर्स दुनिया के अहम मुद्दों पर बात करें। हाँ। लेकिन मानवीय कहानियों और जमीनी हकीकत के जरिए। हाँ। रिया का भू राजनीतिक यात्रा कंटेंट इसी जरूरत को पूरा करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव और वैश्विक घटनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ। रिया का काम इस बात का सबूत है कि कैसे आज के कंटेंट क्रिएटर्स पारंपरिक मीडिया से हटकर एक अलग, ज्यादा जमीनी और मानवीय दृष्टिकोण सामने ला सकते हैं। हाँ। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां हर किसी के पास अपनी कहानी कहने का एक मंच है, वहां वैश्विक घटनाओं को समझने में व्यक्तिगत नजरिए और जिसे हम नागरिक पत्रकारिता कहते हैं, उसकी भूमिका कितनी अहम हो सकती है। इस पर विचार करने के लिए ये एक दिलचस्प सवाल है।